नमस्कार सभी को। जो हमारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला चल रही है PYQ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड में जो पूछे गए हैं उन पे हमारा कल जो एक वीडियो आया आप लोगों ने देखा होगा। जो शुरुआत के जो अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं RPSC के द्वारा लिए गए हैं उनको हमने एक एक करके क्वेश्चन, अब आगे जितने और जो पेपर हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। और ये सारे के सारे वीडियो आपको या इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप पे भी मिलेंगे। आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ाने का काम किया था। उसके बाद हम यहाँ पे अब जो पहुँचे हैं वो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर के सेशन पे पहुँचे हैं हम लोग। कल हमने जो 2 या 3 जो पेपर जो निकाले थे उसमें से हमने बार बार देखा कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होके भी आ रहे हैं। तो जहाँ रिपीट होके जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा है कि हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब हमें मान के चलिए कि यदि 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो हम उन 10 क्वेश्चन में से यहाँ तक हमने कल किया था, आज हम यहाँ से देखेंगे जो 2022 का ये पेपर है 15/10/2022 को, ये ग्रेड फर्स्ट में हुआ था। ग्रेड फर्स्ट का ये जो पेपर था इसमें पहला ही बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। देखिए बड़ा इजी सा था, जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया भी था कि इसमें से पूरा चांस है क्वेश्चन बनने का। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु, रेडियो कहा है इसने, सरकार के कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। देखिए सीधा सा कहा इसने रेडियो से, तो जनवाणी, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, जन दर्शन, ये जो भी दर्शन है वो तो टीवी के हैं और जो भी वाणी है वो रेडियो के हैं। अब इन दोनों में से जनवाणी नहीं था क्योंकि यहाँ पे शिक्षा वाणी था। तो आपने वो भी देखा होगा कि ये तो शिक्षा दर्शन था, वो तो था टीवी से, ये शिक्षा दर्शन जो है ये टीवी से था और ये रेडियो से था, जो 11 मई 2020 को शुरू हुआ था। तो ये शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को शुरू हुआ था। ये शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को हुआ था। और जो सबसे पहला इन तीनों में यदि क्वेश्चन आ जाए, इस्माइल, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, इन तीनों में पहला कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 को इस्माइल का संचालन किया गया था। बहुत ही शानदार और इजी सा क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल पूरा ऐप के अंदर ये आपने देखा होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। देखिए ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हायरार्की में जब हमने देखा तो वहां इसका जो संगठनात्मक स्वरूप देखा था तो वहां हमने कहा था कि राज्य सरकार इसमें 17 व्यक्तियों को नामित करती है। कितने व्यक्तियों को? 17 व्यक्तियों को इसमें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये पहले भी एक बार आया हुआ है, ये दोबारा भी आ सकता है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखते रहें साथ साथ में। यहाँ पे ये जो 17 सदस्य है ये राज्य सरकार के द्वारा नामित किए जा रहे हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, ये पहली बॉडी है जिसमें 7 उपाध्यक्ष होते हैं। एक तो अध्यक्ष है, 7 इसमें उपाध्यक्ष है। विश्वविद्यालय से भी निर्वाचित, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है, या हम यहाँ कहें कि विश्वविद्यालय से निर्वाचित सदस्य जो है वो इसमें 8 है। राज्य सरकार द्वारा जो मनोनीत है या नामित है ये इसमें 17 है। राजस्थान विश्वविद्यालय यानी राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित कोई महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय से संबंधित 2 प्राचार्य है। ऐसे ही शिक्षक संघ के प्रतिनिधि है, ये भी 2 है। ऐसे ही 2 शिक्षाविद है इसमें। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये 41 मेंबर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आरबीएससी में टोटल कितने सदस्य है? 41 है। अब 41 है, उस समय 2022 के समय इसमें कुल 36 हुआ करते थे। आरबीएससी में टोटल 36 पहले थे, वर्तमान में 41 सदस्य है, जिसमें से एक अध्यक्ष है, 7 उपाध्यक्ष है, विश्वविद्यालय से संबंधित निर्वाचित 8 है, राज्य सरकार द्वारा 17 है, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय से 2 है,
शिक्षक संघ के 2 है और 2 ही शिक्षाविद या सहयोजित या प्रतिष्ठित जो सदस्य होते हैं उनको भी इसमें रखा गया है। तो ये ध्यान रखें, इसमें अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है, तो आपको इस प्रकार से ये ध्यान होना चाहिए। 17 सदस्य है। बहुत ही देखो कितना एजुकेशन है। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? 30, 31, 32, 33। तो 33 जिले 33 डाइट, यानी प्रत्येक जिले की एक डाइट। लेकिन अब यदि 2025 में पूछता है तो ये 34 डाइट हो गई। जैसे पहले 36 सदस्य थे, अब ये 41 सदस्य हो गए। ऐसे ही पहले उस समय 33 डाइट हुआ करती थी। एक 34वीं डाइट नागौर गागेलाव में एक नई डाइट बन गई है नागौर जिले की, क्योंकि नागौर की पहले वाली डाइट जो है वो कुचामन में थी, इसलिए कुचामन डीडवाना जिला नया बनने से वो डाइट वहां पे चली गई। अब आज की डेट में 34 डाइट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है। आप वही वापस लुथर गुलिक का फॉर्मूला याद कीजिए, POSDCORB, पोस्ट कोर्ब यानी प्लानिंग, प्लानिंग इसमें दिया नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन इसने दिया नहीं है। S फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग इसने दिया नहीं है। D फॉर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इसने दिया नहीं है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इसने नहीं दिया है। R फॉर रिपोर्टिंग, ये रहा आलेखन या रिपोर्टिंग। फिर है D फॉर पोस्ट कोर्ब, B फॉर बजटिंग, ये रहा बजट निर्माण। अब बात ये आ रही है कि निर्णय और नियंत्रण, निर्णय और नियंत्रण याद कीजिए पॉक का फॉर्मूला लुथर गुलिक का, वहां पे ये नियंत्रण है और ये निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का भी काम करता है। तो कुल मिला के ये इनसे ये दोनों फॉर्मूले याद रखें, उसके आधार पे ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन बजट का काम भी करता है, रिपोर्ट का भी करता है, निर्णय डिसीजन मेकिंग भी है और नियंत्रण कंट्रोल भी करता है। इसका मतलब सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, क्योंकि पर्यवेक्षण को निरीक्षण की बजाय अच्छा माना जाता है। तो यहां पर्यवेक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है कि ये मैत्रीपूर्ण और प्रजातांत्रिक है। बिल्कुल, पर्यवेक्षण मैत्रीपूर्ण है, प्रजातांत्रिक है, सहयोगात्मक है, सकारात्मक है। औपचारिक, औपचारिक मात्र, औपचारिक मात्र नहीं है, अनौपचारिक है। औपचारिक जो होता है वो निरीक्षण होता है, सुपरविजन होता है, वो औपचारिक मात्र नहीं है, वो सुधारात्मक भी है, समस्या का समाधान भी करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास भी करता है और संपूर्ण शिक्षक संरचना का विकास करता है। ये जब अपने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने बार बार कहा था कि शैक्षिक पर्यवेक्षण अच्छा है, लोकतांत्रिक है, मैत्रीपूर्ण है, सभी का सहयोग आधारित है, सकारात्मक है, समस्या समाधान करता है, डराने वाला नहीं है, दबाव वाला नहीं है, एक दूसरे से बातचीत करता हुआ, संपूर्ण शिक्षा के सभी पक्षों को सम्मिलित करता हुआ, शैक्षिक संरचना के ढांचे का विकास करता है और साथ ही साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कक्षा कक्षीय प्रक्रिया और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने का काम करता है। तो ये सारे के सारे शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता बताई थी। यहां नहीं, हम देखिए औपचारिक मात्र, मैंने पहले भी कहा था, केवल मात्र, मात्र, दृढ़ता और इस प्रकार के यदि या उच्च नियंत्रणकारी, इस प्रकार के वर्ड आते हैं वो नेगेटिव होता है हमेशा ही। तो यहां पे ये औपचारिक मात्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने बार बार आपसे कहा था, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT। अब देखिए ये क्वेश्चन तो 2022 में आया है, 2022 में तो SCERT हो गया था, फिर भी इन्होंने SCERT की बजाय SIERT का ही क्वेश्चन पूछा है, जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, कि स्थापना किस दिन एवं किस वर्ष को हुई। ये कह रहा है कि अब वर्तमान में तो SCERT हो गया, लेकिन आप तो SIERT की स्थापना का दिन बताइए। SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को कहाँ हुई? उदयपुर में। कौन सी समिति? प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति ने इसका जो है वो स्थापना की थी। आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। और यदि कह दे कि RSCERT का पुनर्गठन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, तो ये 14 अगस्त 2018 को हुआ। जो पहले आपने देखा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो SCERT का तो एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके हर साल, कम से कम, जैसे RTE के 1-2 आते हैं, वैसे ही RTE अधिनियम 2009 का
अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसलिए मैंने पहले ही कहा था पढ़ाते समय कि आरटीई के जो कुल 7 अध्याय है, 39 धाराएं हैं, एक अनुसूची है। इस अनुसूची में धारा 19 और 25 के मान और मानक है। याद कर लेना, आरटीई का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम प्रारंभिक है, जिसमें धारा 1 व 2 है। आरटीई का अध्याय नंबर 2 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें धारा नंबर 3 से 5 है। आरटीई का अध्याय नंबर 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, जिसमें धारा नंबर 6 से 11 है। आरटीई का अध्याय नंबर 4 विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। ये रहा अध्याय नंबर 4, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। यह आरटीई का सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें धारा नंबर 12 से लेकर 28 तक इसमें है। और आरटीई का अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 5 का है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना, जिसमें धारा 2 ही है 29 और 30। आरटीई का अध्याय नंबर 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण, जिसमें धारा 31 से 34। और लास्ट है आपका अन्य मुख्य बातें या प्रकीर्ण, जो है धारा नंबर 35 से लेकर 39 तक। तो ये जो है चौथे का नाम ये है। तो इसका मतलब ये जो अध्याय है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये 6ठा अध्याय है। कोई सा भी नाम पूछ सकता है। यहां अध्याय नंबर 5 कर दे, 4 कर दे, 3 कर दे, कुछ भी कर दे, आपको याद करना है। स्टेट इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखें। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं है? आप देखिए, आपके क्वेश्चन नहीं वाले बहुत आ रहे हैं ग्रेड फर्स्ट में। इसका मतलब आपको बहुत विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं है में यानी RSCRT का कौन सा काम नहीं है? तो RSCRT का आपको ध्यान रखना है। RSCRT का काम है पाठ्यक्रम को निर्धारण करना। SIQE का पाठ्यक्रम यानी SIQE का समस्त अकादमिक कार्य RSCRT का था और RSCRT की डाइट के माध्यम से काम करवाना था। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और देखरेख करना, यह सस्पेंस वाला ऑप्शन। डाइट की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता संवर्धन करना, ये तो डाइट है, इसलिए डाइट की भागीदारी सुनिश्चित करना RSCRT का काम है। 100% सही है। प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, यह भी ठीक है, क्योंकि तकनीकी सहायता प्रदान करने का मतलब था यूनिसेफ और बोध शिक्षा समिति से कोऑर्डिनेशन करते हुए तकनीकी सहायता भी, क्योंकि यहां पे तकनीकी सहायता का मतलब ईटी सेल है, ईटी सेल के माध्यम से भी हो सकता है। चौथा है अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना, ये तो इसका काम ही है अकादमिक सारा का सारा। तो इसका पहला ऑप्शन गलत था। राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और देखरेख करना, यह काम निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का था। किसका था यह काम? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का यह काम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? वापस वही नहीं है क्वेश्चन आया है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व है, यह परोपकारी उद्देश्य है तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको उस समय जब पढ़ाया था तब बताया था कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक जो लीडर होता है, वो कभी खुद प्रशंसा अपनी नहीं करता और खुद पुरस्कार नहीं लेता, और वो हमेशा दूसरों के लिए परोपकार के लिए काम करता है। ये रहा परोपकारी उद्देश्य है। नंबर 2, अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, ये दूसरे व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता है। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। और प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं, ये भी है। इसका मतलब ये विशेषता नहीं है। प्रजातांत्रिक नेता उस्ताद के रूप में काम नहीं करता है। प्रजातांत्रिक नेता मित्र होता है, सहयोगी होता है, मार्गदर्शक होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। प्रजातांत्रिक नेतृत्व कभी भी एक उस्ताद नहीं होता, कभी भी सर्वा नहीं होता। वो मित्र, सहकर्मी, सहयोगी और निर्देशक के रूप में साथ साथ काम करने वाला होता है। अगला, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 यानी अध्याय नंबर 5 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्थान को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या
तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार। केंद्र सरकार ने धारा 29 के अनुसार कौन सी संस्था को प्राधिकारी संस्था घोषित किया है? एनसीटीई को, एनसीईआरटी को, एनआईईपीए को, एनआईओएस को। तो ये तो एनसीईआरटी है, ये सभी बच्चों को पता है, ये बार बार क्वेश्चन आया भी है। और यदि ये कह देता धारा 29 के अनुसार केंद्र की बजाय वो कह देता राज्य सरकार, तो राज्य सरकार कहते ये क्या हो जाता? SCER और T हो जाता, यानी राज्य की SCERT है और केंद्र की NCERT है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। जब हमने RT पढ़ा तब मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। अगला जो पेपर जो लेक्चरर एग्जाम में 11/10/2022 को जो एग्जाम हुआ उसमें क्या था? राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष है। इसके कार्यकाल या इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंधन से संबंधित है, यानी प्रबंधन का काम कौन सा है? और जैसे ही वो प्रबंधन का काम कहता है वही पोस्ट कॉर्प का फॉर्मूला याद कर लीजिए, वही पोक का फॉर्मूला याद कर लीजिए। विद्यालय संगठन, ये रहा ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। गतिविधियों की योजना, ये रहा प्लानिंग। प्रणाली नियंत्रण, ये रहा कंट्रोलिंग। तीनों ही सही है, उपरोक्त सभी। ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे सही होंगे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि पोस्ट कॉर्प का फॉर्मूला और पॉक का फॉर्मूला याद कीजिए, प्रबंधन के कार्य आपके गलत जाएंगे ही नहीं। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? झुंझुनू का जो हमारा सैनिक स्कूल है। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस था, वैसे ये जीके के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि सैनिक स्कूल आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी पूछा। अप्रैल 2022, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने वैसे भी कहा कि सर हमारे यहाँ तो सैनिक स्कूल 2 ही है, एक तो चित्तौड़ था और एक झुंझुनू था, तो हमने तो झुंझुनू वाले, क्योंकि ये नया था तो बच्चों का वैसे भी, क्योंकि जयपुर और बीकानेर में उस समय जो है सैनिक स्कूल था ही नहीं। अब जयपुर में जरूर सैनिक स्कूल खुल गया जो PPP मोड पे खुला है, भवानी निकेतन स्कूल में, तो उसकी आप देख ले जीके के हिसाब से। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? ये रहा 60 तक 2, 61 से 90 तक 3, 91 से 120 तक 4, 121 से 200 तक 5। रट लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 61 से 90 तक ये रहे 3, कितने? 3, यानी अनुसूची याद कर लेना, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये फिर पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? याद कर लीजिए पॉक का फॉर्मूला, जो नहीं अभी आ जाएगा। नियोजन, प्लानिंग, ये रहा प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा ऑर्गेनाइजेशन। बजट निर्माण, बजट निर्माण इसमें नहीं है। ये रहा कोऑर्डिनेशन, समन्वय। बजट निर्माण लुथर गुलिक का है। किसका है? बजट निर्माण पोस्ट कॉर्प बी, लुथर गुलिक का है। देखिए कितने तरीके से सवाल सही हो रहे हैं आप लोगों के। RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? RTE 2009 में याद रखना, धारा 23 से लेकर धारा 28 तक ये सारी की सारी धाराएं शिक्षकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? RTE की धारा 23 से लेकर 28 तक सारी की सारी धारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिक्षक से संबंधित है। अब उत्तर निकाल लीजिए। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद नहीं है। कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति नहीं है। विद्यालय विकास योजना नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात, ये रहा छात्र शिक्षक अनुपात, धारा 25। अगला क्वेश्चन, RSCERT का विस्तारित रूप है। अब इस रूप को देखिए, कितने बच्चों का यह गलत हुआ होगा, क्योंकि इसने विस्तारित रूप की जो डेफिनेशन दी है, जो इसने किया है
बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो गए थे। क्या है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल टू नहीं है, एजुकेशन गलत है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान संस्कृत काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, संस्कृत आ गया, गलत है। राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ, तो इसका मतलब ये सारा का सारा ऑफ और फो में घुमा दिया इन्होंने। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग, ये इसका सही रूप है। देखिए कितना तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपसे, इसलिए फुल फॉर्म आप एक याद करके रखें, पूछी जाएगी। यहां पे दो फुल फॉर्म पूछी गई थी। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है, यह भी देखो कितना शानदार लिखा है इसने, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइज इसका भी होता है, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन, तो इसका सही था राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। जो हमारे शिक्षक हैं, एजुकेटर है, उनके लिए यह पोर्टल है। शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व का विकास और प्रोफेशनल विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक, वन नेशन जो है और वन प्लेटफॉर्म की अवधारणा पे, मेड फॉर इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेड बाय इंडिया की अवधारणा पे भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा जो तैयार किया गया पोर्टल है, और ये राजस्थान का है, इसलिए इसको राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स कहा जाता है। इस पे RSCRT काम करता है। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया, ये 13 अप्रैल 2020। बहुत ही शानदार फैक्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 13 अप्रैल 2020। निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है, यानी जब डाइट की स्थापना की थी तब इसमें से एक उद्देश्य नहीं था, कौन सा नहीं था? प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजन करना, यह बिल्कुल उद्देश्य था। डाइट प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ही संस्था थी। डाइट का उद्देश्य ही प्रारंभिक शिक्षा 1ली से 8वीं के टीचर तैयार करना और 1ली के 8वीं के टीचर को प्रशिक्षण देना, यानी सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवारत प्रशिक्षण, दोनों प्रकार के प्रशिक्षण देना ही इसका उद्देश्य था। नंबर 2, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना। नंबर 3, क्रियात्मक अनुसंधान और कार्यक्रम संचालित करना, यह था। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, इसका मतलब इसका ऑप्शन 2 नहीं था, बी, क्योंकि स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन डाइट के माध्यम से नहीं किया जाता है, RSCRT उदयपुर के माध्यम से किया जाता है। वैसे भी ये जब डाइट 1987-88 में बना था तब ये दीक्षा राइज था भी नहीं, ये दीक्षा राइज तो अब आया है। तो दीक्षा राइज का संचालन करना डाइट का काम नहीं है, क्योंकि डाइट जिले स्तर की संस्था है। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी नेतृत्व की जो स्टाइल है, नेता की जो शैली है, काम करने का तरीका है, उसको कौन प्रभावित करता है? नेता का व्यक्तित्व, बिल्कुल। समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, बिल्कुल। कार्य की प्रकृति, बिल्कुल। परिवेश की प्रकृति, बिल्कुल। चारों सही है, 1 2 3 4, यानी एक चाहे नेता का व्यक्तित्व हो, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व हो, कार्य की प्रकृति हो, परिवेश की प्रकृति हो, नेतृत्व शैली को ये सारी की सारी चीजें प्रभावित करती है। अगला 2020 का जो पेपर हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसमें देखिए वापस, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल, प्रबंधन कला और विज्ञान है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ये सही नहीं है। मैंने आपको जो 10 विशेषता लिखी थी उसमें कहा था कि प्रबंधन कला और विज्ञान है, प्रबंधन सार्वभौमिक है, प्रबंधन उद्देश्यपूर्वक है, प्रबंधन गत्यात्मक है, प्रबंधन सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रबंधन अधिकार सत्ता की व्यवस्था है, प्रबंधन उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था है। लेकिन हमने यह नहीं लिखा कि प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, नहीं। प्रबंधन सामाजिक विज्ञान हो सकती है, सामाजिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं है। DISE, ये रहा डाइस, DISE। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने 2020 में, और पूछा क्या है?
डाइस का, ध्यान से देखना, 2020 में क्वेश्चन डाइस का पूछा, जबकि 2018 से ही यू डाइस प्लस शुरू हो गया। इन्होंने डाइस की शुरुआत से पूछा है। मैंने पहले भी कहा था आपको, डाइस नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? एनसीईआरटी, एनसीटीई, एआईसीटीई, एनआईईपीए। ये रहा, मैंने जब आपको पढ़ाया था, और अभी हाल ही में जब मैंने 2 दिन पहले नीपा की फुल फॉर्म बताई थी, वहां मैंने बताया था डाइस के बारे में। डाइस को तैयार करने वाली संस्था यही है, नीपा, नई दिल्ली। 1995 में सबसे पहले डाइस आया था, प्रारंभिक शिक्षा के लिए था, 1ली से 8वीं के विद्यालयों के लिए था, और यूनिसेफ के सहयोग से था। यह विशेष तौर से आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया? ये मैंने आपको बताया था, भारत स्काउट और गाइड 7 नवंबर 1950 को आया था। ये 2020 तक इसलिए क्वेश्चन आ गया भारत स्काउट और गाइड, क्योंकि पहले फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में था भारत स्काउट गाइड, इसलिए क्वेश्चन आ गया। अब नहीं है, इसलिए क्वेश्चन अब दोबारा भारत स्काउट गाइड का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वापस डाइस का क्वेश्चन आया है। डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा। तो यहां पे प्राथमिक शिक्षा था, क्योंकि बाकी आगे सारी उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय और ये सारी शिक्षा है, तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, कौन से वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन फर्स्ट आरंभ किया गया? 1997 में। डीडी ज्ञान दर्शन फर्स्ट जो था वो 1997 में किया गया, और ये क्वेश्चन भी इसलिए पूछा गया क्योंकि उस समय ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन, ध्यान देना, ये ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी ये दोनों भारत सरकार के कार्यक्रम थे जो पहले से चल रहे थे। राजस्थान सरकार ने जो कोरोना में चलाया है वो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी है। कौन से हैं? शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी। ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी भारत सरकार के कार्यक्रम है। एसएसए सर्वे शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात का मानक क्या था? यह कह रहा है कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना जब चलती थी उस समय एसएसए में जो केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात था वो क्या था? वो 75-25 था। आपसे अब पूछा जाएगा समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? 60-40 है, क्योंकि उस समय आपके एसएसए सिलेबस में था, इसलिए यह क्वेश्चन आया था। अब समग्र शिक्षा अभियान में शुरुआत से ही 60-40 है, यहां ध्यान देना। समग्र शिक्षा अभियान में 60-40 है, स्टार परियोजना में 60-40 है, पीएम श्री योजना में 60-40 है, आरटीई के लिए भी 60-40 है, यानी केंद्र और राज्य वित्तीय अनुपात शिक्षा विभाग के लिए कितना है? 60-40 है। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP आरंभ की गई थी? 2006 में। यह उस समय ई गवर्नेंस का आपका एक टॉपिक था, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया था, अब नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये जितने भी आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं उस समय ये सिलेबस में हुआ करते थे। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लुथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कॉर्ब में अक्षर डी, ये देखिए ये डी का, ये 2020 में भी आया है डी वाला, और ये सेम का सेम क्वेश्चन 2024 में संस्कृत शिक्षा में हमने पहले दिन पढ़ा था, वहां भी आया। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर निकाल लेना, 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके रिपीट होंगे। डी का मतलब प्रारूप या डिजाइन, ये तो नहीं है। डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं है। डी का मतलब डायरेक्टिंग, निर्देशन है, बिल्कुल सही है, निर्देशन है। और विकासशील या डेवलपिंग, ये नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रख लेना, पोस्ट कॉर्ब का। ये रहा क्वेश्चन वापस, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम है? या नियम पूछा है इसने, यहां अधिनियम नहीं पूछा है। तो राजस्थान का नियम, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 गलत है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2014 गलत है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बिल्कुल सही है, यही इसका उत्तर है। ये देखिए वापस, अभी हाल ही में हमने 2022 में भी देखा, 2020 में भी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वैसा का वैसा ही लिख दिया, कोई चेंज ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिया। कितनी थी? 17 थी। एक अध्यक्ष था, 7 उपाध्यक्ष थे,
विश्वविद्यालय से संबंधित 8 थे, राज्य सरकार द्वारा 17 थे, राजस्थान महाविद्यालय से संबंधित, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय के 2 प्राचार्य थे, शिक्षक संघ के 2 प्रतिनिधि थे और 2 सहवर्ण सदस्य या शिक्षाविद थे। टोटल 41 सदस्य है। इन 41 में से 17 राज्य सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 7 अगस्त 1961 को हुई थी। क्योंकि उस समय सैनिक स्कूल आपके सिलेबस में थे, इसलिए ये बार बार सैनिक स्कूल के क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन से दिन, माह और वर्ष को SIRT का RSCRT के रूप में पुनर्गठन हुआ? ये रहा 14 अगस्त 2018 को। ये दूसरी बार फिर रिपीट हुआ है। देखिए RSCRT का पुनर्गठन ही रिपीट हो रहा है। तो आप मान के चलिएगा आज बहुत अच्छे से अगर आप इसको देखते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन आज आप क्लियर कर लेंगे। RT एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं? बताइए, वापस रिपीट हो गया, सेम रिपीट हुआ है वैसा का वैसा। यानी RT 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने प्रतिपाल्य या बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाएं? मेरी धारा 10। कौन सी धारा? धारा 10 में। तो सीधा सीधा यहां पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई? यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन था। राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण में जून 1995 में स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। यहां पे राजस्थान में डाइट की स्थापना के 2 मत है। इसमें से पहला मत यह कहता है कि राजस्थान में जो शुरुआत में नो डाइट बनी थी वो नो डाइट 1987-88 में खुली, और दूसरा मत कहता है कि इनका संचालन जून 1995 से हुआ राजस्थान के 14 जिलों में। तो अब हमें तो इसी मत को मानना पड़ेगा क्योंकि ये मत RPSC पूछ चुकी, इसको सही भी मान चुकी, तो हम इसके आधार पे ही अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सही करवाएंगे। इसका मतलब ये हो गया जून 1995 में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई। और मसूदा जो डाइट है हमारी अजमेर, उसकी साइट पे भी ये लिखा हुआ है इस प्रकार से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? बताइए, कितना शानदार क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये है? ये अनुच्छेद 21A में है। कौन से अनुच्छेद में है? 21A में है। RT 2009 से संबंधित भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद प्रभावित हुए हैं। कितने अनुच्छेद? 3 अनुच्छेद। 21A, बच्चे को अधिकार मिला है। भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार मिला है वो भारत के संविधान के 21A अनुच्छेद में है। दूसरा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में अब 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 साल या 6 साल से छोटे बच्चे की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, यह नीति निर्देशक तत्व में है। और अनुच्छेद 51A का के क्लोज 11वां कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। भारतीय संविधान का 11वां कर्तव्य है, लेकिन RT 2009 की धारा 10 में लिखा हुआ है। ये विशेष तौर से देखना, ये रहा, आपसे पूछा है, ये रहा। कौन सी धारा में था? धारा तो 10 में है, लेकिन भारतीय संविधान में ये कौन से नंबर का कर्तव्य है? 11वें नंबर का कर्तव्य है। ध्यान रखें। अगला 2020 का वही लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन में ज्ञानवाणी है, क्योंकि उस समय ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन भी सिलेबस में था, इसलिए इसने ज्ञानवाणी का क्वेश्चन पूछा है। अब यहां पे सीधा सा वो कह देगा, ज्ञानवाणी की जगह वो लिख दे, मान लीजिए शिक्षावाणी है, तो वही रेडियो चैनल है, यानी ये रेडियो के माध्यम से कंटेंट उपलब्ध कराने का काम करता है। स्थानीय विद्यालय मानचित्र निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमारे सिलेबस में विद्यालय मानचित्रण, स्कूल मैपिंग एक सिलेबस के अंदर टॉपिक हुआ करता था, उसमें से ये क्वेश्चन आए थे। तो उसमें सबसे पहले हम निदान करते हैं, फिर प्रोजेक्शन करते हैं और फिर हम प्रपोजल तैयार करते हैं। ये वैसे RTE की धारा 6 में भी है कि हम जब विद्यालयों की स्थापना बच्चे के निवास के आसपास करेंगे
तब हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, स्कूल मानचित्रण का ध्यान रखते हैं आरटीई की धारा 6 के अनुसार। लेकिन ये तो स्कूल मैपिंग उस समय जब नजरी नक्शा, स्कूल मैपिंग और माइक्रो प्लानिंग हमारे सिलेबस में था, अब ये दोनों सिलेबस में नहीं है, इसलिए बाहर हो गया। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। यानी एसएमसी का सदस्य सचिव कौन होगा? हमारा प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान एसएमसी का होता है। और अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष अभिभावक होता है। एसएमसी में कुल कितने सदस्य है राजस्थान में? 16 सदस्य है। 16 में से 3/4 अभिभावक होना चाहिए, यानी कम से कम 12 अभिभावक होना चाहिए। इन 16 में से न्यूनतम 50% महिलाएं होनी चाहिए, यानी कम से कम 8 महिलाएं होनी चाहिए। यह राजस्थान की एसएमसी के बारे में है। यह एसएमसी आरटीई की कौन सी धारा में है? 21 में है। एसएमसी जो है वो आरटीई की धारा 21 में, इसके द्वारा धारा 22 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है जो 3 साल की है। भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को किस वर्ष आरंभ किया गया? 2009 में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये उस समय रमसा हमारे सिलेबस में था, इसलिए क्वेश्चन रमसा का पूछा। ये देखिए, सर्व शिक्षा अभियान एसएससी, सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया? अब बताइए, इसमें कहीं भी आरटी वर्ड नहीं है। यानी सर्व शिक्षा अभियान को भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य कर दिया? 86वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2002 में लाया गया था आरटीई के लिए, उसी से तो सर्व शिक्षा अभियान क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए। आरटीई क्या है? 6 से 14 वर्ष के लिए, कक्षा 1 से 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए। यानी वो जो सर्व शिक्षा अभियान था उसको ही कानूनी रूप दिया गया 86वें संविधान संशोधन से, जो आरटीई 2009 से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है? अजमेर और धौलपुर में। उस समय ये दो हमारे अब भी है, लेकिन उस समय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हमारे सिलेबस में हुआ करता था, इसलिए यह क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन, सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यार्थी कक्षा 7 और 9 में प्रवेश ले सकते हैं, यह कथन सही नहीं है। 6 और 9 में ले सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश होता है, सही है। केवल लड़के ही प्रवेश ले सकते हैं, उस समय सिर्फ लड़कों के लिए ही था, अब द्वानी निकेतन लड़कियों के लिए। सभी सैनिक स्कूल सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला ही गलत था, 7वीं और 9वीं नहीं है, 6ठी और 9वीं है। राजस्थान के किन 2 जिलों में आईएससी है? ये आईएससी एक बीकानेर में, एक अजमेर में। ये रहा अजमेर और बीकानेर। बार बार क्वेश्चन, ये पहले भी एक बार आया हुआ, दोबारा आ गया। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? एजुसेट है, जो शिक्षा से संबंधित है। चूंकि उस समय एजुसेट इसलिए आया है कि एजुसेट भी उस समय हमारे सिलेबस में था, 2022 में सिलेबस में से ही हटा है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे क्वेश्चन सिलेबस से ही आ रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? कितना शानदार क्वेश्चन है। आरटीई में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? आरटीई में 3 सीधे 2012 का संशोधन, 2017 का संशोधन, 2019 का संशोधन और 2022 का अनुसूची का संशोधन। 2012 का जो संशोधन हुआ उसमें धारा 1 में संशोधन हुआ, धारा 2 में संशोधन हुआ, धारा 3 में संशोधन हुआ, धारा 21 में संशोधन हुआ, धारा 22 में संशोधन हुआ, धारा 25 में संशोधन हुआ और एक नई धारा 39वीं जुड़ी। वो 39वीं जो धारा जुड़ी थी वो 2012 में जुड़ी। फिर 2017 में संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि धारा 23 अब चेंज होगी। धारा 23 में जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसमें कहा गया था कि ऐसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित लग गए हैं, अब वो अपना, जिनको पहले 5 साल की छूट थी, अब इनको आगामी 4 साल की और छूट दी जाती है। ये 2000 जो है धारा 23 में संशोधन हुआ 2017 में। और 2019 में जो संशोधन हुआ है, ध्यान से सुनना, 2019 का संशोधन धारा 16 का है, नो डिटेक्शन पॉलिसी। क्या है नो डिटेक्शन पॉलिसी? धारा 16 और 38 में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? धारा 16 को तोड़ा गया और 4 भाग बनाए गए। पहला था धारा 16 का कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षा होगी। नियमित परीक्षा में बच्चे के असफल होने पर पुनः उनका परीक्षा परिणाम जारी होने के 60 दिन बाद पुनः उनका री एग्जाम होगा। धारा 16.3 का भाग था, री एग्जाम में भी यदि कोई बच्चा असफल रहता है तो उसको उसी कक्षा में रोका जा सकता है।
परंतु समुचित सरकार चाहे तो उसको आगे भी भेज सकती है। और 16.4 प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक बच्चे को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। ये पूरे आरटीई के जो संशोधन है वो पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को ऐप पे मिल जाएगा, उसमें सारे अब तक के संशोधन है वो आपको मिलेंगे, आप देखिए वहां पे मिल जाएगा। तो भाग 16 में यह संशोधन हुआ था। कौन से में? भाग 16 में। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में? 1995 में हुई थी, बाकी सारे 1963 में हुई थी। ये RIE है जो NCERT की ब्रांच है। पहले हमारे सिलेबस में RIE हुआ करता था, इसलिए ये क्वेश्चन आया, आपको घबराने की जरूरत नहीं, अब नहीं आएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का राजस्थान में क्या नाम है बताइए? ये तीसरी बार क्वेश्चन। ये राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है? एक ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन सा काम नहीं करता है। इसके देखते ही आपको पता चल जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन बिल्कुल करता है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा करवाता है, बिल्कुल सही है। कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, उस समय पाठ्यक्रम भी विकसित करता था, ये इसका उद्देश्यों में लिखा हुआ है। संबंध विद्यालयों की मान्यता प्रदान करना और उनका निरीक्षण करना, ये भी इसका काम है। कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, ये RSTB का काम है। याद कीजिए, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड पहली से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण भी करता है और वितरण भी करता है। तो मुद्रण और वितरण दोनों इसका काम है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या था? यानी ये कह रहा है 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 75:25 ही था। कितना था? 75:25। यानी वहां SSA का भी उसने अनुपात 75:25 पूछा है, यहां पे मॉडल स्कूलों का भी पूछा है। अब समग्र शिक्षा अभियान का या PM श्री स्कूलों का आता है तो अब वर्तमान में 60:40 है। विशेष तौर से ध्यान रखना, गलत नहीं हो जाए। ये रहा डाइस का क्वेश्चन। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की? ये रहा न्यूपा ने। ये वापस रिपीट हो गया, ये पहले भी देखा, आज ही देखा, अभी हमने क्वेश्चन देखा, वापस रिपीट हुआ। ये डाइस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वैसे डाइस उस समय सिलेबस में भी था, लेकिन अभी भी हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान सकते, क्योंकि डाइस अब समग्र शिक्षा अभियान का पार्ट हो गया, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2020 का एक दूसरा पेपर लेक्चरर एग्जाम का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्र के संदर्भ में सही नहीं है? ये वैसे सिलेबस में विद्यालय मानचित्र हट गया, फिर भी हम देख लेते हैं। इसे कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 7 महत्वपूर्ण चरण निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव है भी शामिल है, बिल्कुल ही हमने कहा निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। यह भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भविष्यदर्शी नहीं होना, भविष्य के लिए ही तो बना रहे हैं। स्कूल मैपिंग हम करते ही भविष्य के लिए हैं कि बच्चे कब पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कोई अवरोध आ रहा है उसको दूर करेंगे, भविष्यदर्शी होता है। जेरा प्रबंधन का पोस्ट कोड सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया? बताइए, कितना इजी? लूथर गुलिक ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों के भरने से संबंधित है, बिल्कुल सही है कि 10% से अधिक पद खाली नहीं रहने चाहिए, यह धारा 26 में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही है। धारा देखिए, धारा 23 से लेकर 28 तक शिक्षकों की धारा है, तो धारा 28 शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर निषेध करता है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, कतई नहीं है। अध्याय 5 है इससे संबंधित, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। याद कीजिए, अध्याय 5 का नाम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना, यही तो उसका जो नाम है। तो इसका मतलब अध्याय नंबर 5 जो है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना, यह अध्याय 5 है। अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, तो अध्याय ये जो है 6 ये बिल्कुल अधिक जो बच्चों के संरक्षण से ही संबंधित है, तो ये इसका गलत हो गया। फिर RT का क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? विद्यालय
और शिक्षकों की जिम्मेदारियां, ये रहा अध्याय नंबर 4। मैंने कहा ना आपको आरटीई के 7 जो अध्याय है याद कर लीजिए, सातों अध्याय के नाम याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होके आ रहे हैं। तो ये तो हमें पता चला कि आरटीई में से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां ध्यान रखना, एसएमसी केवल प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए है। एसएमसी केवल कक्षा 1 से 8 के लिए काम करती है। एसएमसी केवल आरटीई की धारा 21 में, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा की संस्था है। अब देखिए, यदि एसएमसी का कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें माध्यमिक शिक्षा या 14 से 18 वर्ष के बच्चे की एज दे दे, वो ऑप्शन ही गलत होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। ये तो ठीक है, मताधिकार का तो अधिकार है सभी को। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। ये भी ठीक बात है कि यदि एक समान वोट आ जाते हैं तो ही उसका अध्यक्ष वोट देता है। ये ठीक बात है। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। ये भी ठीक बात है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए कहां लास्ट में जाके आवश्यकता नहीं है लिखा, आवश्यकता होते ही सही हो जाता, और इसने कहा आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको इसको पढ़ना पड़ा, तब जाके आप इस नहीं को पकड़ पाए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ किया। झुंझुनू ने, ये रहा 2018 में। झुंझुनू ने कब काम करना शुरू किया, 2018 में। ये रहा रिपीट, ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक एफएम रेडियो। ये वापस वैसा का वैसा ही रिपीट हो गया क्योंकि उस समय सिलेबस में था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है, केंद्रीय गवर्निंग काउंसिल। ये हमेशा जीसीई होती है, चाहे कोई से भी पूछ ले, चाहे आरएससीआरटी पूछ ले, चाहे हमारा समग्र शिक्षा अभियान पूछ ले, चाहे आरएसटीबी पूछ ले, सब में सर्वोच्च निकाय हमेशा ही गवर्निंग काउंसिल होगी। ये ध्यान रखना, गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल। और राजस्थान में मैक्सिमम गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री है। गवर्निंग काउंसिल का राजस्थान की जितनी भी संस्था हैं उन सभी में गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। ये ध्यान याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ईएमआईएस का उदाहरण है, क्योंकि उस समय ईएमआईएस सिलेबस में था। और मैंने पहले ही कहा था एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये डाइस के माध्यम से होता है। डाइस किसने तैयार किया था, नीपा ने, और नीपा के एक विभाग का नाम ईएमआईएस है। विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है। चूंकि अब ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, विद्यालय की वर्तमान आवश्यकताओं का अध्ययन बिल्कुल करना होता है, विद्यालय की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन करना होता है, विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करना होता है, विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन ये नहीं होता। भारत स्काउट और गाइड की स्थापना कब हुई, 7 नवंबर 1950। ये रिपीट हो गया, ये पहले भी आया है, उस समय सिलेबस में था इसलिए बार बार क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीटीई अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है। ये उस समय सीटीई आपके सिलेबस में था, अब सीटीई सिलेबस में नहीं है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। उस समय भरतपुर नहीं था क्योंकि भरतपुर के पास इधर खुद का अपना एक भुसावर में सीटीई था, इसलिए भरतपुर का सीटीई भुसावर में आता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस किया गया, 2007 में किया गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे भारत में ही 5 है, 2 राजस्थान में है, अजमेर में और धौलपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग एसआईआरटी उदयपुर में नहीं है। ये पहले भी क्वेश्चन 2024 में भी हाल ही में आया है, ये यहाँ पे भी आया है। उस समय एसआईआरटी में 9 विभाग होते थे, अब वर्तमान में एसआईआरटी में 6 विभाग है। याद कीजिए, पहला विभाग पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन विभाग, दूसरा शैक्षिक सर्वेक्षण विभाग, तीसरा जो आपका कौन सा था शिक्षक शिक्षा विभाग, चौथा जो सामाजिक न्याय वाला विभाग, पांचवा जो है चौथा आपका शैक्षिक तकनीकी विभाग, पांचवा आपका सामाजिक न्याय वाला विभाग, और छठा आपका आयोजना एवं वित्त विभाग। ये 6 के 6 विभाग ऐसे कैसे आपको याद होने चाहिए। उस समय कौन सा नहीं था, अध्यापक शिक्षा ये तो था, विज्ञान और गणित ये भी अलग से था, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन ये भी था, स्त्री अध्ययन विभाग ये अलग से नहीं था उस समय। तो अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, एसआईआरटी के जो 6 विभाग है वो याद करना है। देखिए, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये मेरे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है।
विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कोई सेट उपयुक्त तो हो, लेकिन आपको सबसे अधिक उपयुक्त सेट ढूंढना है। तो सबसे अधिक उपयुक्त में आपको शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों में ढूंढना है कि कौन से सिद्धांत लोकतांत्रिक जो है प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, यानी सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व है। दूसरा अति संरचना, यहां जहां भी अति होगा वो उत्तर गलत है। ये रहा अति संरचना, ये दो तो गलत ही हो गया। तीसरा मैं पहले दिन से कह रहा हूं जहां भी दृढ़ता लिखा आएगा वो गलत होगा। ये लो छांट लीजिए, ये तीन तो गलत हो गया, तो एक ही बचा ना। सहयोग होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। आप अपने रजिस्टर में लिख के रख लेना, लचीलापन, समानता, सहयोग, साझा उत्तरदायित्व है। ये लोकतांत्रिक नेतृत्व की भी विशेषता है। तो जहां भी अति और दृढ़ता और इस प्रकार से आएगा वो गलत होगा। केवल, मात्र, ये सारे केवल आना, मात्र आना, अति आना, दृढ़ता होना, ये आपके ऑप्शन को गलत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। ये दोनों ही एक ही चैप्टर से है। विद्यालय संगठन बिल्कुल संबंधित है। गतिविधियों की योजना, प्रणाली, तंत्र, नियंत्रण, ये रिपीट हुआ है। सेम का सेम ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों ही सही है। सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। 2010। एसएसए जब 2001 में चला था तब कहा था कि हम 10 साल के अंदर यानी 2010 तक ये प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देंगे। अब आपके क्वेश्चन आ सकता है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो हमने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को, जिनको हमने कहा है कि ये शिक्षा से संबंधित है, उसकी प्राप्ति कब तक कर लेंगे। एसडीजी की प्राप्ति हम 2030 तक करेंगे। और कब से हमने शुरू की है, 2015 से इसको प्राप्त करने का कार्य शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय मानचित्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। विद्यालय मानचित्र, विद्यालय के स्थानीय स्तर की मांगों की योजना बनाना, बिल्कुल है। नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों को सहारा देना है। एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना है। संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकताएं तय करना, ये उसकी प्रक्रियाओं में नहीं है। क्योंकि ये अब आपको, हमने इस विद्यालय मानचित्रण को पढ़ा ही नहीं है, ये पहले पढ़ा है। ये आपको विद्यालय मानचित्रण के इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये पहले सिलेबस में हुआ करता था। वैसे ऐप पे पढ़ा है ये टॉपिक पढ़ना चाहिए तो, लेकिन ये अब आएगा नहीं इसमें से क्वेश्चन। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन, जिसको EMIS बोलते हैं, यह भी सिलेबस में नहीं है, का सही चक्र क्या है। सही चक्र है आंकड़ों को एकत्रित करना, आंकड़ों को प्रोसेस में लेना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और आंकड़ों को लिखना। चूंकि अब हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने इसको पढ़ाया नहीं। वैसे देखना चाहिए सिलेबस में नहीं है, फिर भी ऐप पे इस पे जो है इसका वीडियो पड़ा है। शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालिक निर्णय योजना, दीर्घकालिक, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म, का सर्वाधिक प्रभावी उपागम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। स्पष्ट और साझा दृष्टि होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दीर्घकालिक अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पष्ट और साझा दृष्टि होनी चाहिए, साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। आर्थिक पक्ष पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप 2030 तक प्राप्त करोगे, कितना पैसा लगेगा। उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, यानी अगर उपयुक्त प्रक्रिया का प्रयोग आपको देखना है तो ये वैसे कोई जरूरी नहीं है उपयुक्त प्रक्रिया क्या करोगे, क्या उपयोग लोगे। परिणामों पे बल आपको देना होगा। परिपक्व टीम का उपयोग, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। परिणामों पर बल, ये वैसे इसके अंदर नहीं था। परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता, कमिटमेंट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका भी 1, 2, 5 और 6 ये सही था। स्पष्ट और साझा दृष्टि, आर्थिक पक्ष पर बल देना, परिपक्व टीम का उपयोग और परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता, यानी दीर्घकालिक है, बहुत पुराना जो लॉन्ग टर्म का है, इसलिए इसमें इस प्रकार से इसको माना गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGVV कब आरंभ हुई? 2004 में। 2004-5 में पूरे भारत में शुरू हुई। आज राजस्थान में 352 KGVV शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में संचालित है। CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? डरने की जरूरत नहीं है, अब सीटी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सेवा पूर्व शिक्षा कार्यक्रम ये तो इनको करना ही पड़ता था, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण ये भी इनको करना पड़ता था, क्रियात्मक अनुसंधान ये भी था, अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें ये इनका काम नहीं था, ये निदेशालय का काम है। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से आईसीटी सूचना और संप्रेषण तकनीक का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट समूह में सम्मिलित है? यानी इसमें सरकार, नागरिक और व्यापारी ये सारे के सारे, क्योंकि इसका बिजनेस सरकार टू सरकार भी है, सरकार टू कंज्यूमर भी है, सरकार टू आपका जो है कॉमर्स भी है। इसलिए आपने देखा होगा ई गवर्नेंस की सेवाएं सरकार के लिए भी है। आजकल ई फाइलिंग चल गई, सरकार अपने पारदर्शिता, नागरिकों को ई मित्र के माध्यम से और व्यापारियों को भी अपना व्यापार करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोर्टल मिल गए हैं। ये ई गवर्नेंस के उदाहरण है सारे। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक और 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो यहाँ पे ऑप्शन है सभी प्रकार के विद्यालयों में वो है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का हक रखता है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो निजी हो, चाहे वो अनुदानित हो और चाहे वो खास श्रेणी का हो। सभी प्रकार के स्कूलों में उसको हक है कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करेगा। यहां देखिए फिर आरटी के क्वेश्चन, भारत स्काउट और गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, बीएसटी। ये इसलिए सिलेबस में ये पहले हुआ करता था। इसलिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना कोई केंद्र सरकार का काम नहीं है। आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और लागू करना ये केंद्र का काम है और आधारभूत ढांचा प्रदान करना ये राज्य का काम है। तो आरटीई 2009 की धारा 7 याद कीजिए, जिसमें केंद्र सरकार के मात्र 3 काम है। पहला काम है एनसीएफ तैयार करना, एनसीईआरटी। आरटीई की धारा 29 के अनुसार जो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था एनसीईआरटी है उसके माध्यम से एनसीएफ तैयार करना केंद्र का काम है। दूसरा काम शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक विकसित करना और लागू करना केंद्र का काम है। शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित करना राज्य का काम है। और तीसरा, राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, क्षमतावर्धन और नियोजन के लिए तकनीकी और संसाधन उपलब्ध कराना केंद्र का काम है। तो इन तीनों कामों में से ये काम केंद्र का है। ये फिर आरटीई का क्वेश्चन आया है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? यानी आरटीई की धारा 24 याद कर लीजिए। आरटीई की धारा 24 आपके शिक्षकों के दायित्व से है। शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, नहीं ये काम नहीं है टीचर का, ये आपका स्थानीय प्राधिकारी का काम है। माता पिता और अभिभावक से नियमित बैठक करना ये काम है। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना शिक्षक का काम है। प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना शिक्षक का काम है। शैक्षणिक कैलेंडर पंचांग विनिश्चित करना शिक्षक का काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मिलिट्री स्कूल स्थापित नहीं है? पंजाब में मिलिट्री स्कूल नहीं था। पंजाब में सैनिक स्कूल तो होगा लेकिन मिलिट्री स्कूल नहीं है। ये 2020 का दूसरा अगला पेपर, एसआईआरटी उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017। देखिए क्वेश्चन आया 2020 में, 3 जनवरी 2020 को तो पेपर हुआ। ये भर्ती परीक्षा थी 2018 को और ये कह रहा है एसआईआरटी उदयपुर द्वारा, क्योंकि 2020 में तो एससीईआरटी बन गई थी। एसआईआरटी उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है? डाइट नागौर था उस समय। और यहां से क्वेश्चन आ जाए डाइट की रैंकिंग जारी करता कौन है? आरएससीईआरटी जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन से हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? याद कीजिए PUCCC। योजना बनाना है, बजट निर्माण नहीं है। ये देखिए सेम एग्जैक्ट वैसा का वैसा फिर रिपीट हो गया। ये पहले भी क्वेश्चन सेम आया हुआ है, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन तो आप 1 मिनट में आप सही कर देंगे। निम्नलिखित में से समिति की अनुशंसा के आधार पर एसआईआरटी उदयपुर की स्थापना की गई? ये रही मेहरोत्रा समिति।
कौन सी समिति? प्रोफेसर R.C. मेहरोत्रा, रामचरण मेहरोत्रा समिति। कितना इजी क्वेश्चन। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी यानी अजमेर में था। ये अब हरिभाऊ उपाध्याय का जो CTE था उसके अंतर्गत नहीं आता है, कोटा का नहीं आता है, क्योंकि कोटा के अंदर उधर खुद का होगा कोई, लेकिन इसलिए CTE अब सिलेबस में नहीं है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विद्यालय और अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। विद्यालय और अध्यापक शिक्षा की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन भी आया है, तो RI अजमेर तो है नहीं, ये तो NCERT की ब्रांच है। डाइट जयपुर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जिला स्तर की संस्था है। ISC बीकानेर सारे जिलों के लिए काम करती है, और राज्य स्तर की भी संस्था नहीं, राज्य स्तर की एकमात्र संस्था है SCERT उदयपुर। देखिए कैसा क्वेश्चन दिया है, आपको इस प्रकार से छांटना होगा उत्तर। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? ये तो वापस वही क्वेश्चन आ गया, निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। ये देखिए कितनी बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है इन्होंने। एक EMIS के विकास का प्रथम चरण क्या है? एक EMIS के विकास का पहला चरण है लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना। लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना, क्योंकि EMIS अब हमारे है नहीं सिलेबस में, इसलिए हमें ज्यादा इसको जोर देने की जरूरत नहीं है। विद्यालय मानचित्रण, ये फिर आ गया। विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकों और प्रक्रियाओं का एक समूह है। बिल्कुल, तकनीक और प्रक्रियाओं का समूह है। इसका अर्थ सिर्फ, देखिए सिर्फ आ गया, अपने आप ही गलत हो गया। सिर्फ, मात्र, लेकिन, केवल, ये गलत ऑप्शन होते हैं। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपण करना है, नहीं, आवश्यकताओं को भी देखना है। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकता पहचान के लिए किया जाता है। तो ये हो गया ना गलत। जिसमें सिर्फ लिखा था, आपको मैंने पहले ही कहा है, जिसमें सिर्फ आएगा, जिसमें मात्र आएगा, जिसमें केवल आएगा, जिसमें दृढ़ता आएगी, जिसमें अति आएगा, वो अपने आप ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना मेरा आज का कथन। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, RTE की धारा 13 याद कीजिए, तब उसके लिए दंड दिए जाने का प्रावधान क्या है? शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 13 में लिखा है कि यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन फीस लेता है तो उसमें प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड है। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड है, 30 गुना नहीं है। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड और 1 साल की सजा, ये नहीं है। प्रति व्यक्ति शुल्क का 20 गुना नहीं है, मात्र ये लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड इसमें लगाया जाएगा। भारत में डाइस, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया? 1995 में। देखिए ये फिर वापस डाइट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए फिर डाइस, भारत की प्रथम डाइस परियोजना को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई? ये रहा यूनिसेफ के द्वारा। ये दोनों डाइस के क्वेश्चन हैं। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है, किसमें? समग्र शिक्षा अभियान में। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इन तीनों को समाहित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति है, बिल्कुल सही बात है। इसका भाग 28 शिक्षकों के नियोजित ट्यूशन को प्रतिष्ठित करता है, निषिद्ध करता है, सही है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, नहीं, ये गलत है। इसका भाग 14 में उसके आयु के सबूत है कि जब इसको प्रवेश देंगे आप तो कौन कौन से आयु के सबूत आपको देखने हैं, ये उसमें होगा। तो यहाँ पे आयु के सबूत है, भाग 14। इसलिए धाराएं इसकी या इसके जो अध्याय है वो ध्यान रखें। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान REI अजमेर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाता है, नहीं, राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा नहीं। REI अजमेर NCERT की ब्रांच थी,
इसलिए भारत सरकार का एनसीईआरटी इसमें प्रवेश लिखता था। इसकी स्थापना 1963 में हुई, सही है। ये एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर से संबंध है, ये भी सही है। इसका प्रबंध और नियंत्रण एनसीईआरटी करता है, ये भी सही है। ये इसका गलत है, चूंकि आरआई उस समय अजमेर का आरआई हमारे सिलेबस में हुआ करता था, इसलिए क्वेश्चन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, लगभग 1 घंटे का वीडियो आपको मिल रहा है। इतने सारे क्वेश्चन आप इसको देखिए। कल हम फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को समाप्त करेंगे और तीसरे वीडियो में ये हमारा पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।